पांचवा चरण पूर्ण हो चुका है उत्तर प्रदेश चुनाव का और प्रश्न केवल इतना ही है अब कि क्या योगी जी को बहुमत इस पांचवें चरण के बाद ही प्राप्त हो गया है कि अभी उन्हें छठे चरण तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा पंच लोग कह रहे हैं। तो आइए, हमारे पास एक विद्वान पैनल है जो सब लोग ग्राउंड पे जाके कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। ओंकार जी चौधरी, धीरेन्द्र जी पुंडीर और अभिषेक जी तिवारी तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए और सपोर्ट कर दें और भी अच्छा। तो सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। ओंकार जी आपका स्वागत, अभिषेक जी, धीरेन्द्र जी आप सभी का स्वागत। जयपुर आज का पंचम चरण जो है उसका विश्लेषण होगा, जो कि बाकी सभी चैनलों के बाद में हो रहा है। तो हमें काफ़ी लोगों से आइडिया भी है, और दूसरी चीज़ जो तुरंत बाद में जो होता है ना, जो विशेषकर जिस दिन चुनाव होता है उसके बाद जो विश्लेषण होता है सभी जगह पे, खासतौर से सत्य हिंदी इत्यादि में, उसमें एक ही है, पोलिंग बहुत कम हुई है और पोलिंग कम होने के कारण बीजेपी को नुकसान है। और यहाँ तो पोलिंग ज़्यादा हो गई पांचवें फेज में, जो भी मैं आंकड़े देख रहा हूँ अब तक। शुरू में तो कम थी, लेकिन वो बढ़ते 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 लगातार जो है वो पिछले फेज से ज़्यादा पोलिंग हो गई। ओंकार जी, आप कैसे देखते हैं इस फेज को? संजय जी, पहले और सेकंड फेज में हम लोगों को लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो रहा है। तीसरा चरण आते आते लगा कि अब तो ये MY वाला इलाका आ गया है और करहल सीट भी उसी में थी, मिली जुली बातें थी। चौथे पांचवे तक आते आते पूरा ट्रेंड एक तरीके से सेट हो चुका है और अब हम ये कह सकते हैं कि पहले दूसरे फेज में भी उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना हम लोग मान रहे थे। तीसरे फेज में यादव परिवार को उतना लाभ नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, और चौथे फेज में भी कोई बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का कहीं होता हुआ दिखाई दिया हो, मुझे तो नजर नहीं आया। सत्य हिंदी वालों को दिखाई दे रहा हो लगातार तो अलग बात है। और ये जो पांचवा फेज है, इसमें भी जितनी हमारी बात हुई है, जो वाकई फील्ड पर हैं, अभिषेक जी हैं और धीरेन्द्र जी हैं, कुछ और मित्र हैं, उनसे जितनी बातचीत हुई है और जो मैंने 2017 के आलोक में आंकड़ों को देखा है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि इस पांचवें फेज में भी कोई बड़ा नुकसान या बड़ा उलटफेर किसी तरह का होने जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ-कुछ जगहों पर क्लोज फाइट देखने को मिल रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे चित्रकूट हो या आपका अमेठी हो, ये सब ऐसे इलाके हैं। अमेठी को अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी के जो 3 इलाके हैं वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो अयोध्या की लोकल सीट है, सदर सीट है, वहां के बारे में ये जानकारियां हैं कि MLA के खिलाफ काफी नाराजगी लोगों में रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये तो फर्स्ट फेज से ही हम लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जो सिटिंग MLA हैं, जितने टिकट भारतीय जनता पार्टी को काटने चाहिए थे, उतने वो काट नहीं पाई। 18 से 20% टिकट ही वो काट पाई है, और उसकी भी वजह थी, जिस तरीके से एक के बाद एक 3 मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है
कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसने अपने हाथ रोक लिए, वरना टिकट तो और ज़्यादा कट सकते थे, काटे जा सकते थे। ऐसी सूचनाएँ थी कि काटे जाएँगे, लेकिन जब बड़े एम के लिए कोई अ, मतदान हो रहा हो या काम हो रहा हो, तो फिर बहुत सारे लोकल इश्यूज़ को मतदाता अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ट्रेंड हमें पहले से लेकर के 5वें मतदान के चरण तक देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सभी जगह लागू हुआ हो, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोगों की नाराज़गी का खामियाज़ा इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, वो योगी के साथ हैं, ठीक है, एक मोदी जो है अपने आप में एक एक बड़ा कहना चाहिए कि एक पॉइंट रहा है उत्तर प्रदेश में 2013-14 से ही। 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी उनका जलवा चला है और जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कह कर के पुकारा जाता है, अमित शाह का भी जो सोशल इंजीनियरिंग और तमाम दूसरे आयाम हैं, वो क्लिक किए हैं। 2022 पर सबकी निगाहें थी, पूरे देश की और विदेशों की भी निगाहें हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 को किस तरीके से जीत पाती है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो। क्योंकि हम आप सब ये शुरू से कह रहे हैं कि अगर 2022 भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, तो फिर 2024 में उसको दिक्कतें नहीं आएँगी, मोदी जी को दिक्कतें नहीं आएँगी। इसलिए तमाम ताकतें लगी हुई थी, अभी भी लगी हुई हैं, वो इकोसिस्टम भी लगा हुआ है, जो एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लगातार तमाम जितना भी अड़गम-सड़गम वो कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जब ज़मीन पर हम लोग जाते हैं, तो हमें ना कांग्रेस कहीं दिखाई देती है। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है, ओवरऑल खराब रहा है। 5वें चरण तक भी वैसी ही सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो हम कहते आ रहे हैं कि एक तरीके से ये बाइपोलर चुनाव हो गया है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, कहीं-कहीं बहुजन समाज पार्टी जहाँ-जहाँ उसके कैंडिडेट अच्छे हैं, सोशल इंजीनियरिंग ठीक से बैठ गई है, वहाँ वो फाइट कर रही है। पर मेरा जो मैंने जो शुरू में सेंटेंस कहा था कि एक ट्रेंड सेट हो गया है अब, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी कहीं-कहीं उसको ठीक-ठाक टक्कर दे रही है, कहीं-कहीं फाइट है और कहीं वो बिल्कुल फाइट में पिछड़ती जा रही है। पर हाँ, एक बात है कि जो मुसलमान वोट है, वो हर फ़ेज़ में हमें देखने को मिल रहा है जहाँ-जहाँ वो हैं, वो समाजवादी पार्टी को ही वोट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी उन्होंने नहीं देखा है और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी वो ताक-झाँक उनकी तरफ से नहीं हुई है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 5वें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी ही आगे रहने वाली है। हम जानते हैं कि उनको 5वें चरण की जितनी सीटें हैं, उनको पिछली बार कितनी मिली थी? 50 प्लस मिली थी। इस बार अगर बहुत घटी उनकी सीटें, तो 5-7 सीटें आप कह सकते हैं कि उनकी घट सकती हैं। इससे ज़्यादा नुकसान की गुंजाइश मैं नहीं देखता। जी, उनको 50 सीटें मिली थी, 47 बीजेपी को और 3 अपना दल को। इन सारे ज़िलों में जो आरंभ होता है ऊपर बहराइच से श्रावस्ती, फिर उसके बाद गोंडा। बलरामपुर इसमें नहीं है, पिछली बार हमने शायद बलरामपुर का नाम ले लिया था, बलरामपुर अगले फेज़ में। और गोंडा, गोंडा के बाद फिर और नीचे चलें तो अयोध्या, अयोध्या के बाद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, फिर प्रयागराज, फिर चित्रकूट और बगल में कौशाम्बी। ये सारे ज़िले जो हैं वो गए हैं 5वें फेज़ में। और अब मैं चलता हूँ धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी इस समय गोरखपुर में हैं और योगी जी के मठ की छत्र छाया में।
तो आपका क्या विचार है? आप तो अयोध्या में भी काफ़ी समय आपने निकाला और लगातार अयोध्या सीट की भी बात हो रही है, उसके बारे में भी कुछ बताएँ। और जिलेवार यदि आपके पास सूचना हो तो उसके बारे में भी दर्शकों को बताएँ। मैं एक बार आपसे फिर सवाल, चूंकि आपका बीच में आवाज टूट गई थी, मैं उसको सुनना चाहूंगा। अयोध्या मैंने सुना, एक बार फिर मैं नहीं, मैंने कहा कि अयोध्या में तो आप स्वयं थे, तो अयोध्या के बारे में तो आप हमें विस्तार से बताएं और बाकी जिलों के बारे में भी बताएं। देखिए, अयोध्या एक ऐसी जगह है जिस पर सबकी निगाह थी, और मैं वहाँ 2 बार गया उसी वक्त में। उस दिन मैंने योगी आदित्यनाथ जी का जो इंटरव्यू लिया वो भी वहीं लिया था, और जब वो गुजर रहे थे उस रोड शो से, तो लोगों का उत्साह भी देखा, सड़क पर जो लोग थे उनको भी देखा। हालांकि फिर उसके बाद वहाँ अखिलेश गए, उनका भी रोड शो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही भीड़ भरा वो दिखाई दिया। तो एक तो भीड़ से आजकल हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि भीड़ से आकलन, क्योंकि प्रियंका गांधी जी भी उतनी भीड़ जुटा रही हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, या जितनी भीड़ उनके में पहुंच रही है कई बार उतनी आपको केशव प्रसाद मौर्य और उस सब में भी दिखने लग रही है। तो एक तो ये था कि जब अयोध्या को हम पहली बार देख रहे थे तो ये अयोध्या उस 2005 की और 6 की अयोध्या से पूरी तरह अलग है। ये चुनावी बात से अलग बात है, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था अयोध्या तो मुझे लगता है कि शायद ही इतनी निराशा कभी किसी शहर को देख के किसी को हो सकती होगी जितनी मुझे उस शहर को देख के हुई थी, क्योंकि मैं तो रामचरितमानस पढ़ के आया था। मुझे लग रहा था, हालांकि वो विस्फोट हुआ और मैं लखनऊ में कहीं था, और अचानक ऑफिस से आया, और क्योंकि हम लोग खुद ही डालते थे, मैं इन्वेस्टिगेशन कवर करता था, एकदम देखना शुरू हुआ कि साइकिल बम वो ब्लास्ट हुआ, कचहरी में ब्लास्ट हुआ। तो मुझसे जैसे ही मैंने खबर डाली वहां से तुरंत निकला कि आप फैजाबाद अभी निकल जाइए। तब अयोध्या नहीं कोई भी बोलता था, तब कहा गया फैजाबाद निकल जाइए। मैं फैजाबाद पहुंच गया, तो वहां मैंने शूट किया। वो तो जो बाद में वो सारे टेररिस्ट, वो हुआ ही जो भी हुआ, उनका निकालना अलग बात है। लेकिन उस शहर को देखने के बाद इतनी जो एक श्रद्धा थी वो तमाम ऐसे गायब होगी, क्योंकि श्रद्धा तो धर्म में है, श्रद्धा तो भगवान राम में है। तो लेकिन इस स्थल के साथ जो जुड़ी हुई थी, वहां बहुत सारी हजारों महिलाएं सर पर पोटली रखे हुए, बच्चों को उंगली से पकड़े हुए कच्चे रास्ते पर जा रही थी। वो घाट जो राम घाट, अब राम की पैड़ी जो खूबसूरत दिख रही है, उस समय बिल्कुल एकदम अलग शहर था। और उसको जब अब नए तरीके से देखना, तो वो शहर दूसरा था और लोग भी दूसरे हो गए थे। उस वक्त वो लोग ये कह रहे थे कि भगवान इस राम इस नगरी का कब उद्धार करेंगे, और जब वो उद्धार शुरू हुआ तो वो लोग कुछ और लोग थे। क्योंकि बातचीत में दोनों में एक और इंटरेस्टिंग था कि वो दुकानदार उस वक्त भी यही थे और अभी भी यही थे। जब हम लोग पहुंचे तो अयोध्या में इस वक्त आप जब घुसेंगे तो जमीन का रेट आसमान पे है। अयोध्या में आपको पर्यटकों की भीड़, माफ कीजिए, पर्यटक नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से बहुत ज्यादा दिखाई देगी। और एक एक शहर बनता हुआ दिखता है, चौराहे, कवर्ड, आप घुसते हैं तो भगवान राम की रामलीला के अलग अलग प्रसंग उकेरे हुए हैं। लेकिन ये बात सिर्फ उस शहर की है। अब बात जब राजनीति पे आ जाती है, तो आपको जब इतना कुछ मिल गया हो तो आपको शहर लगेगा जैसे एक तरफा हो गया हो। और शहर ने पिछली बार वेद प्रकाश को जिताया भी था, तेज नारायण पांडे को हटा के, जिसने याद होगा आपको लल्लू सिंह को हराया था। यानी एक अलग शहर में जब राजनीति पे बातचीत शुरू हुई तो लोगों का इतना ज्यादा किसी, मतलब हम लोग हालांकि ये बात बार बार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट कितना डालेगा शायद हम 10 मार्च को इस पर ज्यादा कंक्लूसिवली जो कह रहे हैं वो इन्फ्लुएंसेस है, क्योंकि उसका डाटा तो अभी 10 मार्च को ही वो डाटा में तब्दील होंगी चीजें। बहुत जबरदस्त विरोध है वेद प्रकाश गुप्ता, एक ऐसा कैंडिडेट जिसके लिए लाइन में खड़े हुए लोगों ने कहा कि जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर वो आ गया तो हम सपा को वोट डाल देंगे, यहां देख लेंगे। तो मतलब ये बहुत ही मायूसी इतना भरी विरोध बात क्यों थी। वेद प्रकाश हाँ, गुप्ता का, और अयोध्या जैसे हाँ। नगर में दोबारा फिर क्यों टिकट दिया गया इनको? ये जो टिकटों का वितरण है, मैं आज चूंकि ये बातें हम लोगों ने यहाँ ज्यादा सुनी, जब हम पूर्वांचल में हैं और वहां है जहाँ ज्यादातर आपको पत्रकार से लेके तमाम लोगों के बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ सीधा संवाद है। उन लोगों से भी हमने बातचीत की कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों लोग टिकटों के, तो ज्यादातर यही पता चल रहा है कि जैसे उनका बहुत ज्यादा टिकटों में दखल नहीं था।
ये कैसे? और जब मौर्या के जाने से और दारा सिंह चौहान और राजभर इन तमाम लोग एक एक करके जब ये छोड़े, तो वो बीजेपी एकदम जैसे डर गई हो या ऐसा सदमे में आई हो। मुझे लगता है कि ये बात शायद बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डाला होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला होगा ये बात हमको नहीं समझ में आ रही। लेकिन इसको एक और चीज से जोड़ सकते हैं संजय जी, जिसको मुझे लगता है आप ज्यादा क्लियरली एनालाइज कर पाएंगे, कि क्या बीजेपी को एक बार को ये डर हो गया था कि जिस तेजी से ये पिछड़े लोग, भले ही जो ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले ये लोग जो है जिस मैं तेजी से भाग आपको रहे एक बात बताऊं, जी जी बीजेपी संगठन को ये अच्छी तरह से पता था, क्योंकि बीजेपी संगठन ने इन तीनों लोगों को लगातार नकार रखा था और उनको पूरा अनुमान था कि ये लोग जाएंगे। उसमें किसी भी हाँ प्रकार के आश्चर्य की बात थी नहीं। और ये हाँ आश्चर्य का जो पूरा ढिंढोरा पीटा गया है, वो मुझे लगता है कि बीजेपी के स्वयं के लोगों द्वारा ही ज्यादा पीटा गया है, और जी बाकी जो मैं पूरा भी मीडिया है उसके बाद में इसको पकड़ा है। क्या ऐसा तो नहीं बस था कि वही, ये योगी जी को थोड़ा सा हिलाने के लिए किया गया था? कम से कम यहां तो यही बात है। हम जब जहां बैठे हैं वो तमाम जर्नलिस्टों ने इस बात को माना है। मतलब ये अब उनका उनके पास क्या सोर्स है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये योगी जी को ये इंटरनल प्रॉब्लम, क्योंकि आप वहां साफ दिख रहा था। मतलब अयोध्या में मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपसे भी ये सीट का ये नहीं कहा एनालिसिस, वो नहीं बता रहा हूं मैं कि वहां जीत रहे हार रहे, चूंकि संकट में है, क्योंकि वोट जबरदस्त है, वोट बीजेपी के पास जबरदस्त था, लेकिन साधुओं में भी डिवीजन है। और जो कैंडिडेट जितनी नाराजगी की हम बातें कर रहे थे वो लगातार है। और तेज नारायण को अगर आप देखेंगे, खासतौर से पांडे को, पवन पांडे को तेज तर्रार है, और ब्राह्मणों में यकीनन कुछ हिस्सा उसने तोड़ा है, साफ दिख रहा है। मुस्लिम वोट एक मुश्त है, लेकिन गांव का वोट जो है, चूंकि साधुओं से भी हमने पूछा, साधुओं ने भी इसमें डिवीजन को स्वीकार किया। हम लोग अलग अलग, चूंकि उस दिन आप देख रहे थे यूक्रेन का मसला था, तो हम अलग अलग जगह पर हमको समय मिल पाया मंदिरों में जाने का, चाहे भगवान राम की जन्मस्थली हो वो जहाँ मंदिर बन रहा है, या हनुमानगढ़ी हो, या फिर राम जानकी मंदिर हो, हम लोग जानकी महल सब जगह गए, तो वहां साधु में डिवीजन दिख रहा था। अयोध्या एक बहुत बड़ा टेस्ट केस था जो इस सरकार, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वहां से वो योगी आदित्यनाथ को जब लगा रहे थे, तो एक नई जगह पर जाकर जीत वो जाते, उसमें कोई, क्योंकि आप वहां जो देख रहे थे, रोड शो में देख रहे थे, लोग नाच रहे थे आगे निकलकर बाबा बाबा करते हुए, और वो लगभग 4 दर्जन बार से ज्यादा बार गए। एकमात्र मुख्यमंत्री होगा जो योगी, जो अयोध्या इतनी बार गया होगा। अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण जो होना था, उसमें लगभग 1800 दुकानदार हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो 1800 दुकानदार कितने बड़े प्रभाव रखते होंगे, लेकिन वो दुकानदार उसी तरह से, जैसे काशी का जब सोमनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तो काबिली वाले और लाहौरी मोहल्ले वाले, जिन्होंने मंदिर भी अपने घरों के अंदर छुपा लिए थे, वो धर्म रक्षा के लिए कह रहे थे कि मोदी जी का हारें, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। उसी तरह का यहाँ भी है, क्योंकि चौड़ीकरण होना है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा संजय जी, कि जो यहाँ अधिकारी थे, जिसका निर्माण कार्य दुकानों का जो टूटना नहीं था इस कार्यकाल में, चुनाव हो गया है, वो सुबह 5 बजे जाकर दुकानों पर फीता नपवा रहे थे, और वो सीसीटीवी पर जब दुकानदारों ने देखा वो और डर गए, क्योंकि 7 बजे आप जा नहीं रहे हो। आप ये मतलब एक अजीब किस्म की चीज दिख रही थी कि ये अधिकारी ये क्या चाहते हैं भाई। आप जाके जब इस कार्यकाल में इसमें होना ही नहीं है, टूटना ही नहीं है, और चुनाव सामने है, आप सुबह जाके 5 बजे फीते डाल रहे हो, लोग सीसीटीवी से देख रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी थी जो अयोध्या को लेकर लोगों के अंदर असमंजस पैदा करती हैं। समाजवादी पार्टी की ताकत वहां ये है कि वो बीजेपी के वोटर्स को कैटर कर रही है। जो बीजेपी के अगर खिलाफ जाना चाहता है, तो उसको कैटर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने आप को एकमात्र जो है स्टॉल बना दिया है, और लोग वहां पहुंचते हैं तो पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सीट होगी जो बहुत सारी चीजों पर असर करेगी। लेकिन अगर आप बाकी सब पर कहते हैं, तो बाकी सब में इस तरह की खबरें जरूर है, जैसे आप अलग अलग मीडिया से मैं देख रहा था, वही सब जो तमाम लोग सत्य असत्य के बीच का अंतर बिल्कुल धुंधला कर दें, उन लोगों के बीच में एक इस तरह की बात थी कि सिराथू में हार गए, या तमाम चीजें, इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता है इस तरह सिराथू की में बहुत सारी ढाई परसेंट वो वोट थी, ज्यादा अफवाहें पड़ा है, थी, वो किसको लेकिन पड़ा है? हाँ, जी जी, पल्लवी पटेल ने जो बताने की कोशिश की कि साहब पल्लवी पटेल बहुत फायरी स्पीच देती हैं, और इस वजह से वो जो है बहुत ही बड़ा जीत रही हैं, और सबसे फायर ब्रांड है।
मुझे लगता है कि कम्युनिस्टों से ज्यादा बढ़िया स्पीच देने वाले फायरी कम मिले हैं, लेकिन कम्युनिस्टों को जितनी वो स्पीच में शब्द बोलते हैं उतने वोट भी नहीं मिल पाते हैं उनको, तो उसी तरह की स्थिति वहां रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल आप इसके बाद अगर स्पेसिफिक सवाल पर जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से इलाहाबाद और बहराइच और इन तमाम शहरों में एक बेहतर लड़ाई के तौर पर दिखाई दी। और अयोध्या में जरूर आपको उस सीट पर है, लेकिन बाकी सीटों पर जो है वो ठीक ठाक है। मिल्कीपुर, बीकापुर, रुदौली और आपका गोसाईगंज की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है, माफियाओं का एक मुकाबला है, खब्बू तिवारी की पत्नी है तो फिर दूसरी तरफ हुआ है। तो ये सब चीजों पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस रेस उसको जिसमें उसके पास 50 सीट थी वो लगभग अपने आप को बचा के निकलने में कामयाब इससे है। जी, तो आप 61 में से कितनी देते हैं सीटें? आपका सवाल रेजर की तरह होता है, जो मुझे लगता है जो ज्यादा असली गहरा सवाल है वो घाव तो करता है, पूछना ही पड़ेगा ना। दर्द कम करता है लेकिन गहरा ज्यादा होता है। तो वो मुझे लगता है कि इस बार देखिए कुछ सीटें इसलिए मुझे फंसी हुई दिख रही हैं कि जो कैंडिडेट के खिलाफ वो इतनी ज्यादा बातचीत में दिखी। मैं कई जगह गया, एक दो जगह नहीं गया, कई जगह गया, तो मुझे लगता है फिर भी बीजेपी अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान तक जाने नहीं देगी और ये ठीक ठाक पोजीशन में है और पुराने को मतलब पार तो नहीं कर रही है किसी तरह, लेकिन वहां रहेगी, उसके आसपास रहेगी, मैं यही कहूंगा। मतलब कितनी माने? 45 माने, 50 माने? अच्छा, आप मतलब मनवा के रहेंगे तो मुझे लगता है वो 45 तक पहुंचेगी। 40 से 45 मुझे लगता है बीच में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध नहीं था। एक बात और है, ये वो हिस्सा है जहां चित्रकूट से लेके इलाहाबाद तक आपको यहाँ बहुत सारी चीजें भी होनी है, जैसे पासी वोट का भी फैसला होना है और ये जो अपना दल की है उस ताकत को भी देखा जाना है, सोनेलाल पटेल की, इस सबको भी देखना है। ये सारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक तरह करता है, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे फेज बढ़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया और तमाम जो एक गैंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने रेशनल आइडिया को गायब कर दिया है, तो वो यकीनन आप उसके पार देख पाना बहुत मैं एक दो आपसे स्पेसिफिक सीट्स पूछ लूं? हाँ, आप पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो रामपुर खास जी, रामपुर खास, एक मिनट में प्रमोद तिवारी वाली, मैं आपको, जहां उनकी हाँ वो तो देखिए, हाँ वो सीट कांग्रेस के पास है, आज भी कांग्रेस के पास है, ठीक ठाक सीट। जो दो हमारे राजा भैया कितने से जीतेंगे इस बार? पिछली बार 1 लाख से जीते थे। मुझे लगता है राजा भैया को जितना इन्होंने हराने की कोशिश की, राजा भैया उतनी ताकतवर होता हुआ दिख रहा है। राजा भैया उस सीट को न केवल बड़े आराम से निकाल रहे हैं, बड़ी अपनी जीत के अंतर के आसपास। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि राजा भैया इस बार राजा भैया को नाथ दिया गया, ये सब कर दिया गया, तो लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ उनके खिलाफ तो अखिलेश ही थे, बाकी तो कोई था नहीं। राजा भैया को हम लोग कुंडाहीन करऊं गुंडाहीन करऊं कुंडा करने वाले कल्याण सिंह, जो इतने ताकतवर मुख्यमंत्री, उनको धमकी देने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने 24 घंटे भी मुझे नहीं लगता सुपारी लेने की बात के बाद बिता पाए थे, वहां भी नाकाम होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है राजा भैया अपने जीत के आसपास रहेंगे। इसके अलावा राजा भैया इनको गौरीगंज हरवा देंगे समाजवादी पार्टी को। राजा भैया का जो बयान है कि कोई माई का लाल कुंडा में कुंडी नहीं लगा सकता, और ना ये बने हैं, ये एक बड़ा मतलब मुझे हैरानी है कि इस तरह से एक बयान जो है, हालांकि राजा भैया का एक अलग रूप हम लोग जरूर देखते हैं, लेकिन एक और बात है कि भाषा बहुत संयमित तरह की देखी है। इस बार पहली बार इस तरह की भाषा की ना तो बने हैं ना बनने दूंगा, ये एक चैलेंज। और उस वक्त जबकि ये माना जाता है कि पहला प्रहार अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो राजा भैया पर होगा, ये निशाना है। ये सब जगह आप लखनऊ में किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछते आज से पहले भी, तो मुझे लगता है कि राजा भैया तो ये यकीन करने के बाद ही इस तरह की आदमी बोलता है कि मैं देख लूंगा, ये क्षेत्र मेरा है और ना बनने दूंगा, और इस बात के लिए कोशिश की। हालांकि उनका अपना कैंडिडेट खड़ा है, अलग अलग सीट पर है जनसत्ता पार्टी का, लेकिन वो जो गौरीगंज सीट है, जो राकेश सिंह है, उसके साथ उन्होंने जो जाके वहां 2-3 बार 4 बार पूरा वो किया है, प्रचार भी किया है, तो मुझे लगता है वो सीट और दिलवा देगी बीजेपी को। तो इस तरह से वो सीट, वो अंतर बड़ा ही अंतर होगा।
जी हाँ, मैंने सुना ऊंचाहार में भी उन्होंने खेल खेला, हालांकि ऊंचाहार पिछले राउंड में थी, उसमें भी ऊंचा राजा हार में भैया जी। वो पंडित जी निकल रहे हैं, पंडित जी कहीं जीत नहीं रहे हैं इस बार। मनोज पांडे जी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो जीत नहीं रहे हैं पांडे जी। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम किसी तरह निकाल लेंगे, तो किसी तरह होते ही फिर वो निकलती नहीं। अच्छा, और सिद्धार्थनाथ सिंह? सिद्धार्थनाथ सिंह ठीक है। और एक वहां मानिकपुर तो में देखिए, वहां ददुआ का बेटा लड़ रहा था और सामने इन्होंने पटेल कैंडिडेट को चेंज करके और ब्राह्मण कैंडिडेट दिया था। मानिकपुर में परिवर्तन हुआ था क्योंकि पिछली बार वो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय से चित्रकूट में हार गए थे, वीर सिंह पटेल ददुआ के बेटे, लगभग 26-27 हज़ार वोट से। हाँ, इस बार उनको मानिकपुर शिफ्ट किया है, तो मानिकपुर में क्या स्थिति है? मेरा आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, एक मिनट आप। चलिए, तो अब हम चलते हैं अभिषेक जी के पास, और अभिषेक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया जिलावार बताएं, क्योंकि आपके पास ये सारे आंकड़े आपके, मुझे लगता है कि होने चाहिए। जी, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, जिलेवार भी है, अयोध्या सीट भी है, गोड्डा सदर है, चित्रकूट है, सारी डिटेल्स हैं। तो मैं सबसे पहले हॉट आप सीट बता कृपया दूं। ऊपर से शुरू करें। मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, पहले कुछ हॉट सीट मैं बता देता हूँ ताकि कोई हाँ, हॉट कंफ्यूजन न रहे। जी जी जी। अ, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य जी जीत रहे हैं, और पट्टी से राजेंद्र नाथ सिंह जी जीत रहे नजदीकी जीत है या बड़ी जीत है? नहीं, बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन जीत है। जीत तो जीत मानी जाएगी। बड़ी जीत तो प्रतापगढ़ गुड्डा से रघुराज प्रताप सिंह जी की है। 1 लाख? हाँ सर, मिला नहीं ना, कोई अपोजिशन में बात करने पे कैमरा पे मिलता है ना, जाति धर्म विशेष मजहब से कुछ मिल जाए कि इसको हरा देंगे, तो वो दिखता है वन साइड, तो वो दिखता है सर। उसी तरह प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के जीत रहे हैं। ये काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है इस बार, खास करके काफी इसको लेकर के बवाल हुआ था। प्रयागराज साउथ से भी नंद गोपाल गुप्ता जी जीत रहे हैं बीजेपी के। चित्रकूट से जो है वो चंद्रिका प्रसाद जी जीत रहे हैं बीजेपी के। गोंडा सदर से प्रतीक भूषण, इनके फादर ने जीवन मरण का मुद्दा बना लिया था इस सीट को लेकर के, गोंडा की है, गोंडा सदर की। तो ये सीटें हैं। उसी तरह सुल्तानपुर में तो सर मेरा मानना है बीजेपी इस पर स्वीप कर सकती सुल्तानपुर अमेठी में क्या होगा? और अब वो आपने मानिकपुर की सीट नहीं बताई। है। हाँ, मानिकपुर में सर बीजेपी जीत रही है। अच्छा। हाँ, मैं एक और मानिकपुर सीट में बता। समाजवादी हाँ, उन्होंने ददुआ के बेटे को खड़ा किया था, तो उनको बड़ी वहां से आशाएं कोई थी। ददुआ काम नहीं आ रहा है, कोई ददुआ काम नहीं आ रहा सर। एक बात मैं अयोध्या सीट पर बोलना चाह रहा था। जी पिछली नाराजगी है, सब कुछ हमने भी महसूस किया था, और मैं ओमकार सर के साथ शो में था तो मैंने भी बोला था कि अगर ये हार जाएगी सीट बीजेपी तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन 2 दिन बाद, अब जब मेरे पास और थोड़े बहुत डेटा आ गए, तो मैं इस चीज को थोड़ा वापस लेना चाहता हूँ। बीजेपी भले 10,000 वोट से जीते, क्योंकि गैप बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ भौतिक शास्त्र नहीं है, एक इलेक्शन जो है रसायन शास्त्र भी है, जो वोटिंग पहुंचते पहुंचते जो है बैलेट बॉक्स पे जब आप वोट देने जाते हैं, ईवीएम पे जब दबाने जाते हैं, तो आखिर में वो मन बदल के कहता है नहीं यार, इनको नहीं आने दे सकता, वो वाली एक फीलिंग है। तो वो हमारा एक मित्र है जीतू, सॉरी, उसने इलेक्शन होने के बाद 2 दिन बाद भी उस सीट को कवर किया है, और लोगों से पूछा कि अब तो ठीक है आपने वोट कर दिया, तो किसको किया था। तो उसके बाद लोगों ने खुल के बताना शुरू किया। तो मुझे लगता है नाराजगी के बावजूद वो सीट निकल जाएगी। उसके बाद जी। रामपुर खास की एक इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ पे प्रमोद तिवारी जी की डॉटर खड़ी हैं। वो सीट भी कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी। रानीगंज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चित्रकूट की दोनों सीटें मैंने रखा है बीजेपी के लिए, जो है चित्रकूट सदर और मानिकपुर दोनों। अब आप जिलेवार बता दें। हाँ, कौशाम्बी, कौशाम्बी की 4 सीटें। बहराइच से शुरू करें, ऊपर से शुरू करें? 1 मिनट सर, बहराइच पे जाए। पहले बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर गोंडा, उसके बाद फिर अयोध्या, फिर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़,
हाँ, मैं बहराइच से शुरू कर देता हूँ ये। उसके बाद फिर कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट आपने बता दी। चित्रकूट मैंने बता दिया है सर। बहराइच में सर बीजेपी 3 सीट जीत सकती है सर। बस वैसे स्वीप करना चाहिए था, लेकिन 3 सीट मैंने ये बोला है जीत सकती है, 3 पे फाइट है सर। तो हो सकता है और बेहतर परफॉर्मेंस हो। लेकिन बहराइच में कुछ कुछ इशू हुआ है सर, कैंडिडेट्स का जो है, फिर कुछ ब्राह्मण वोट का खिसकना। सर बोल रहे थे पासी वोट के बारे में और संजय निषाद के वोट के बारे में। सर ट्रांसफर हो जाता अगर पूरी तरह से, तो मैं आश्वस्त होता, सभी सीटों के लिए स्वीप मान लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है सर। कई जगह पे ट्रांसफर हुआ नहीं है सर, वो गैप रह गया है। पिछली बार तो 7 में से 6 सीटें जीती थी यहाँ पे। और इस बार भी सर टेक्निकली मैंने बोला ना, 3 पे फाइट कर रही है और 3 जीत रही है 100%। वो जो जीत रही है तो उसका मार्जिन मुझे जो साफ साफ बड़ा नजर आ जाता है, तो वो मैं बोल देता हूँ कि हाँ वो जीत रही है। फाइट कर रही है तो सर वो 10-15-20 हजार वाला मेरे हिसाब से हो जा रहा है वो मसला थोड़ा सा, इसलिए मैंने उसको अपर हैंड देकर रखा है, प्लस में लिखा है। यहाँ पर अपना दल भी एक सीट लड़ रही है, मानपारा की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वहां पे अनुप्रिया पटेल जी गई भी थी उसके लिए, प्रचार करने के लिए। सर इन्होंने जीती हुई सीट दे दी है, हालांकि संघर्ष है संजय जी। नानपारा बीजेपी अगर लड़ती राम को, और उसको टिकटों में बहुत ही खेल उस तरह के हुए हैं, वो भी एक ऐसी सीट है। हालांकि वहाँ मेरे हिसाब से 5 सीटें है अभी भी उसके पास, बीजेपी के 4 से 5 सीटें, 4 उसके निकल। माफ करना मैंने धीरेन्द्र सर ने बोला, लेकिन नानपारा नहीं बिल्कुल कल बात सही बोला सर। एक्चुअली बात कर नहीं, धीरेन्द्र सर ने एक्चुअली मेरे मुंह की बात छीन ली कि वो जो अपना दल वाला था वो श्योर शॉट था, जिसको आपने गिफ्ट किया है कि ओके ठीक है, हम थोड़ा फाइट में बने रहना चाहिए, इलेक्शन हो रहा है तो चलो कम से कम बराबरी का मौका दिखना चाहिए, कुछ वैसी सिचुएशन है। अदरवाइज बाराबंकी में भूल गया, मुझे लगता है कि बाराबंकी में कर्मियों की संख्या ज्यादा है, और अब क्या बोलते हैं, बेनी प्रसाद अब रहे नहीं, तो बाराबंकी के लिए गैम्बल खेला जा सकता है नानपारा का। तो बाराबंकी में क्या स्थिति है? बाराबंकी में सर बीजेपी अच्छा कर रही है सर। बाराबंकी की 1 मिनट में सीटें निकालू सर। जी जी जी। एक्चुअली मैंने सीरियल वाइज नहीं लिखा है, सीट बाय सीट लिखे हैं जो विधायक विधानसभा। कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर, दरियाबाद और मैं बस आ ही रहा हूँ, ये आ गया सर। हाँ सर, बाराबंकी की सर बीजेपी 4 सीट जीत रही है जी। और मतलब बिना फाइट के जीत रही है, इसलिए मैंने उस पर लिखा है कि उसमें कुछ फाइट नहीं है, वो 4 सीटें श्योर शॉट जीत रही है। एक सीट समाजवादी पार्टी वहां जीती थी, बाराबंकी प्रॉपर की, और बाराबंकी इस बार भी फाइट में बताई जाती है बहुत तगड़ी। मुझे लगता है कि सर इस बार वहां पे उलटफेर के चांसेस हैं थोड़े बहुत, इसलिए आप लोग भी शायद फाइट में लिख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि वहां पे उलटफेर के चांसेस हैं। लेकिन अब वो 10 तारीख को एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो कितने हजार से इधर उधर हो रही है सीटें, पर फाइट में तो सीटें हैं। अब क्या बचा सर? गोंडा बचा। अब आइए श्रावस्ती की 2 सीटें, फिर गोंडा। श्रावस्ती की मैंने 2 सीटों में 1 सीटें बीजेपी को दी है, 1 सीट समाजवादी को। गोंडा की गोंडा बीजेपी, कतरा बाजार बीजेपी, तारा तारागंज जो है वो बीजेपी दे रहा है, और करनालगंज जो है वो फाइट है, लेकिन अपर हैंड बीजेपी की है। कर्नलगंज, हाँ कर्नलगंज वो बीजेपी की फाइट है। कर्नलगंज, अयोध्या में तो हाँ, अयोध्या में सर 5 सीटें, उसमें तो कुछ ज्यादा कहने को है नहीं। दरियाबाद बीजेपी जीत रही है, रुदौली जीत रही है, मिल्कीपुर बीजेपी जीत रही है। अयोध्या मेरे हिसाब से अब जो है, पहले मैंने फाइट लिखा था यहाँ पे, लेकिन अब मेरे हिसाब से अयोध्या की वो सीट भी बीजेपी जीत ही जाएगी। तो कुछ नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया सर। जैसे मैंने एक बात कहा था ना सर, विधायक के प्रति नाराजगी है, लेकिन मैं इसको भौतिक शास्त्र से ज्यादा मैंने इस बार केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है कि क्या वो बटन जो दबा वो आखिर में हाँ अमेठी बताता हूँ सर, 1 मिनट। रायबरेली की भी एक सीट है उसमें। अमेठी में अमेठी की सर एक बात बोलने से पहले एक बात बोलूंगा सर। राजा भैया ने बहुत
अमेठी में सर समाजवादियों को डेंट किया, इस अकेले आदमी ने, कई सीटों पे सर। और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है। तो अब मैं सीधे अमेठी के चल रहा हूँ। इसके पहले जगदीशपुर, गौरीगंज, गौरीगंज में तो सर कोई इफ और बट है ही नहीं कि बीजेपी नहीं जीतेगी वहां पे। और उसका एकमात्र कारण अगर है कोई, तो वहां पे राजा भैया है, जिनकी मतलब बेहतरीन उन्होंने खुल के वोट करवाया है बीजेपी के लिए, जबकि उनका कैंडिडेट अपना खड़ा हुआ था गौरीगंज में। ऐसा नहीं है कि उनका कैंडिडेट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनको ये सीट जो है जिताना है। तो वो एक बात थी। बाकी जबकि यहाँ पर तो पिछली बार भाजपा पहले 2 में भी नहीं थी। नहीं, तो इस बार तो भाजपा 2 सीट जीत रही है और 2 में फाइट में है, वो भी अपर हैंड में है। तो अमेठी इस बार स्वीप हो सकता है। मैंने लिखा भी है सर, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता अपने लैपटॉप का, तो यहाँ पे मैंने स्वीप लिखा है। एक सीट पे वो फाइट है, लेकिन फिर भी वो मैंने अपने दर्शकों को भी दिखाया था। रायबरेली की एक सीट बची हुई इसमें इस बार इस फेज में थी, वो उसको हाँ, रायबरेली की वो सिंगल सीट मेरे हिसाब से वो भी हमारी टीम के अनुसार वो बीजेपी जीत जाएगी। जगदीशपुर में पुंडीर जी शायद बता रहे थे कि वहां पर कांग्रेस फाइट में है। जगदीशपुर में जगदीशपुर सुरक्षित सीट है। वहां विजय पासी जो है वो अच्छा खासा लड़ रहा। सुरेश पासी जो मंत्री है, पहली बार जीता था। बहुत एरोगेंस है, कोई काम हुआ नहीं है वहां। जिन सड़कों पे हम लोग 2014 में गए थे, 2022 में, 2019 में गए थे, 2022 में भी उन्हीं सड़कों पे जा रहे हैं। जिन सड़कों पे चल के वो मांगने गई थी वोट स्मृति ईरानी, उस पर रेत डाल के उसको चलने लायक बनाया गया था। रैली स्थल तक रामलीला मैदान में था। और सुरेश पासी के खिलाफ वही गुस्सा, वो सारी चीजें दिखती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गुस्सा ही जीत दिला देगा बाकी सब पे, क्योंकि वहां उस सभा में जो लोग खड़े थे उसमें मैंने पहले भी जब डिस्कस किया था कि भारतीय किसान यूनियन का भी एक ठाकुर साहब खड़ा था, जो टिकैत का आदमी था, जिसका ये कहना था कि साहब यहाँ तो हम इन्हीं को जितवाएंगे, बीजेपी वालों को मुंह खट्टा करके जिताएंगे। हमने कहा भाई वो तो कह चुके कि यार आपको बीजेपी को हराना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी जगह हरा ले, यहाँ से हम इनको हराएंगे, जो सपा वाले हैं वो वाले हैं। हाँ, तो वहाँ मुस्लिम वोट भी जो है बेसिकली उसकी तरफ जा रहा है। और वो जो समाजवादी पार्टी की टिकटों में बहुत दिक्कत हुई, पहले एक को दिया, फिर दूसरी को दिया, फिर उसका टिकट काट दिया। तो वो जो कोरी समाज की महिला है वो भी उस दिन मंच पर ही थी और कह रही थी बदला लेना है। मतलब मैं भी हंस रहा था कि अभी इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल रहा था तो ये बीजेपी से बदला ले रही थी। अभी इनका टिकट कट गया तो बीजेपी के साथ सब मिलके बदला ले रही है। और समाज गजब, और समाज भी गजब फुटबॉल होता है समाज के वोटर कि वो बहन जी के साथ ही लगा हुआ कि सपा होती तो सपा में चले जाते और यहाँ आ गए। यार ये हिंदुस्तानी राजनीति का एक बड़ा ही विद्रूप सा चेहरा है। चलिए सर, माफ कीजिए सर। एक दरियाबाद का सीट, हाँ सुल्तानपुर बता दे रहा हूँ सर। दरियाबाद का एक रह गया था सर मेरा, वो डिटेल मैंने बताना। दरियाबाद सर इस बार फिर से, हाँ वो बाराबंकी में से। अच्छा, मैंने बताया था वो बाराबंकी तो आपने कह दिया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ। और इस बार तो बाराबंकी भी आप दे रहे हैं जी। तो अब तो सर सिर्फ प्रयागराज के 12 सीटें बची मेरे पास। आपके पास सुल्तानपुर बचा ना पूरा? अच्छा, सुल्तानपुर बचा, एक मिनट। सुल्तानपुर बचा, कौशाम्बी बचा और प्रयागराज बचा। नहीं, कौशाम्बी तो मैंने बताया था सर। नहीं बताया। कौशाम्बी बीजेपी, चिराथू बीजेपी, माजनपुर बीजेपी, चैल भारतीय जनता पार्टी। ये अलग है। नहीं, मैंने विधानसभा वाइज सीटें लिखी है ना सर, तो उस वजह से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी आपने अलग अलग बोला ना, तो मैंने पूछा ये अलग है। नहीं ये हो गया सर। तो अब सुल्तानपुर बताएं। हाँ, सुल्तानपुर, एक सेकंड सर। इसमें इसौली सीट एक समाजवादी पार्टी जीती थी। नहीं सर, इसौली भी समाजवादी पार्टी जीतेगी नहीं सर। अच्छा, सुल्तानपुर की इसौली सीट भी इस बार समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। सुल्तानपुर सर स्वीप है। सुल्तानपुर भी स्वीप हो गया। फिर तो अब प्रयागराज बचता है। चलिए साहब, सबसे हमारे बड़े तीर्थ स्थल प्रयागराज पर चलते हैं। प्रयागराज
प्रयागराज की 12 सीटें, प्रयागराज पश्चिम बीजेपी, प्रयागराज उत्तर फाइट में है, प्रयागराज साउथ भारतीय जनता पार्टी 12 सीट बीजेपी फाइट। 12 सीट फाइट मतलब वो निकल जाएगी, अपर हैंड में है लेकिन फाइट है। नॉर्थ के मेरे पास तो ऐसी सूचना नहीं है। नॉर्थ में तो पिछली बार 35,000 जीते थे और हर्षवर्धन वाजपेयी के खिलाफ तो ऐसा कोई गुस्सा है नहीं। गुस्सा है सिद्धार्थनाथ सिंह के विरुद्ध लोगों में। नहीं सर, क्या है ना सर, 35,000 का आप मार्जिन देख रहे हैं सर, और ये नहीं देख रहे हैं कि वहां पर इम्पैक्ट जो बीजेपी का वोटर है वो इस बार कितना वोट किया है। हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार सर ब्राह्मण वोटों में वहां पे डिवीजन हुआ है सर, थोड़ा सा ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऐसा है कि इस बार 39% हुआ, पिछली बार 41% होता। वहां तो ऐसी ही होती है वोटिंग। तो ये तो सर बड़ा इलाका है ना, ये सब बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, सिविल लाइंस वाला इलाका है ये सब। वही बात है ना सर, 2% एक कम हुआ है, फाइट बड़े इसीलिए बड़े तो दिया। अधिकारी वर्ग रहता है, जजेस रहते हैं, बड़े पढ़े बड़े लोग लिखे रहते हैं, पढ़े अफसर लिखे रहते लोग हैं, कम करते हैं। विश्वविद्यालय इसीलिए ना है सर यहाँ पर। 41% पहले था, इस बार 39 हो गया, मतलब इतना कम वोटिंग, उसमें भी अगर ब्राह्मण वोट थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाए तो फिर मामला फंसा फंसा सा लगा, इसलिए हमने इसको एज देते हुए भी फाइट में रख दिया। सर क्या है ना, हमने उन सीटों पे जहां पर मुझे लगा कि 10,000 का मार्जिन जो है वो फंस सकता है, या 12,000 का, 15,000 का, उसको मैंने फाइट में डाल दिया। बंगाल का जला हुआ हूं ना सर, तो दूध फूक फूक के पी रहा हूँ। अच्छा, क्या है, 270 बोल के अगर 300 आ जाए तो मैं कहूंगा ओपिनियन पोल एग्जिट पोल सही था। दूध तो वैसे भी फूंक फूंक के पीना चाहिए, आप तो छाछ भी फूंक फूंक के पी रहे हैं। नहीं, क्या है, दूध में ठंडी करके ही पीता हूँ, लेकिन फिर भी एक आदत है। तो वो हालत है सर, बंगाल का डरा हुआ है। बिहार वाला कॉन्फिडेंस जो था वो आ नहीं रहा है। जैसे बिहार में मैंने ठोक के बोल दिया क्योंकि बीजेपी एनडीए 131 सीट जीत रही हो और 128 एनडीए जीत गई, तमाम एग्जिट पोल दुनिया भर के फ्लॉप हुए। तो वो वाली स्थिति है इस बार मेरी कि मैं सीना ठोक के वो नहीं बोल पा ठीक रहा हूँ कि हाँ आप बीजेपी। आपका टोटल नंबर बताएं। मेरा टोटल नंबर सर 44 प्लस 6 सीट पर बीजेपी की फाइट। ओके, ठीक है। सोराव चिंतामणि जी का है और पापामोर, 45 तीन में जो है माइनस। आप, मुझे लगता है 3 सीट जो है झगड़े की है। कहाँ? प्रयागराज में, प्रयागराज के बारे में बोल रहे होंगे, मेरे ख्याल से 3 सीट, कंफर्म कर लीजिए। जी वीरेन जी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये वही कह रहा 3 था सीट। कि मेरे पास जो चिंतामणि जी से फीडबैक आया है, उन्होंने ये बोला है कि साहब की 45 और 45 से प्लस थोड़ा सा, तो आपके लगभग है। हालांकि आपका मैं सुन रहा था, आप पहले 40 ही सीट दे रहे थे, जो आपने किया था जी आपके जी चैनल पे। जी, मैंने बोला ना सर 2 दिन बाद जो मेरे पास पोस्ट कुछ आंकड़े आए हैं, बढ़ा तो मैंने वो आंकड़े बदल दिए। इसमें अयोध्या सीट थी जो फाइट से मैंने निकाल के अब बीजेपी को डाल दिया है, तो वो सारी चीजें बदल गई हैं, इस वजह से मैंने ये आंकड़ा बदला है। जी, तो इसलिए ये तो लग रहा है लगभग एक मत है पूरा पैनल कि 45 के आसपास से सीट्स आ सकती हैं। पूरा पैनल प्लस हमारे परोक्ष से जो चिंतामणि जी जो है फीड देते हैं, उसमें सब में लगभग एका है। तो इसको हम 45 मान लेते हैं। तो यदि 45 मान लेते हैं तो चिंतामणि जी के अनुसार ये 195 हो जाता है, और धीरेन्द्र जी के अनुसार भी ये लगभग 190 के आसपास हो जाता है। ओंकार जी के अनुसार मेजॉरिटी हो जाती है, और अभिषेक जी के अनुसार तो मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये तो बिल्कुल पहले ही सर, 180 पे थे। नहीं नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है सर कि मेरे हिसाब से बीजेपी इस वक्त मेजोरिटी में है। सर मैं बोलूंगा नहीं, ये तो छठे चरण और 7वें चरण के बाद की बात है, जब मैं एग्जिट पोल दूंगा। हम लोग का तो सुपर एग्जिट पोल 7 बजे होने वाला है। हाँ, ये मैं और अनाउंस कर दूं कि सुपर एग्जिट पोल होगा 7 तारीख को, और वो जयपुर डायलॉग्स और अभिषेक तिवारी शो पे साथ साथ चलेगा। और मैं ओंकार चौधरी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, वो यदि अनुमति देंगे तो उनके यहाँ भी चला देंगे साथ साथ।
जी, जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। और उस पे जो आप पैनल देख रहे हैं उसके अतिरिक्त भाऊ तोरसेकर जी भी उपस्थित रहेंगे। ये सभी लोग जो देख रहे हैं उसका ध्यान रखें, 7 बजे, 7 तारीख को, 7 फरवरी को 7 बजे। अब हम बात कर लेते हैं छठे चरण की। जो छठा चरण आरंभ होगा, जो जिले हैं इसमें, वो आप लोगों को निवेदन कर दूं, बलरामपुर से ये आरंभ होता है, और बलरामपुर सिद्धार्थनगर, फिर बस्ती, और खलीलाबाद जिसका नाम शायद संत कबीर नगर है, फिर महाराजगंज, गोरखपुर, पडरौना, उसका नाम कुशीनगर है। कुशीनगर में मैं पढ़ा हूँ वैसे, बाय द वे, कुशीनगर कुशीनगर, गोरखपुर में मैं पढ़ा हूँ, सेकंड थर्ड, और गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, और देवरिया के बाद मेरे ख्याल से बलिया, बलिया भी है इसमें। जी जी, देवरिया के बाद बलिया भी इसी इसमें है। तो मैं आरंभ करता हूँ ओंकार जी से। जी, 57 सीटें हैं संजय जी, और 57 में से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें जीती थी। 5 बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई थी, 2 केवल समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और कांग्रेस, अपना दल, एस, और जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, इनके, और एक निर्दलीय, इनके हिस्से में एक सीट आई थी। तो वहां भी एक तरीके से स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, करीब करीब एक तरफा ही जीत थी भारतीय जनता पार्टी की। और ये चरण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और गोरखपुर से लगता हुआ जितना इलाका है, वो सब इस समय जो सूचना आ रही है, हालांकि इस समय वहां धीरेन्द्र पुंडीर जी बैठे हुए हैं, वो उस सुगंध को ज्यादा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन पूरा इलाका योगी में हुआ है इस समय। योगी के गोरखपुर से लड़ने का आसपास के जिलों में भी और सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा इस बार मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। योगी आदित्यनाथ, अजय कुमार लल्लू, जयप्रताप सिंह, राम गोविंद चौधरी, सूर्य प्रताप शाही, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके साथ कल एक हादसा भी पेश आया है, पलटू राम, इसके अलावा वो हादसा राम, था कि नाटक था? जिस तरह से कई गाड़ियां टूटी वो हैं, जो है अपने तरह से की गई कार्रवाई थी अपने समर्थकों, और जिस तरह उनकी बेटी माइक पर आकर के चिल्लाई है, तो वो जो अभी तक पर्दे के पीछे था वो सार्वजनिक हो गया। अभी तक तो पर्दे के पीछे रह करके भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वो अपने पिताजी के लिए काम कर रही थी, लेकिन कल जिस तरीके से वो चीखी चिल्लाई हैं, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों ने आरोप तराशी की है बीजेपी पे, इट शोज के फंस गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और किसी तरीके से लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए कि किसी तरह बेड़ा पार हो जाए, वो फाजिलपुर में भी, मतलब पडरौना से भागे थे, ऐसी सीट से भागे थे जिसने पिछले 2 चुनाव उनको जिताए थे, लेकिन फाजिलपुर में भी ऐसा लगता है कि गाड़ी दलदल में फंस गई है और पहिए को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहा है। तीसरे नंबर तो पे हैं अभी वो। जी, जी, जी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो 3 मंत्री भागे थे, एक जैसा लेटर लिख करके, एक जैसे कॉमे और फुल स्टॉप लिख मुझे करके, लगता है तीनों एक ही उनका होगा, क्योंकि अब तो लगता है धर्म सिंह सैनी का भी सबको स्पष्ट हो गया कि वो भी हार रहे हैं। और दारा सिंह चौहान, तो ये दारा सारे, सिंह चौहान तो निश्चित हार रहे हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन हाँ, धर्म सिंह सैनी के बारे में संशय था कि संभवतः वो जीत जाएंगे। जी, जी, जी। तो ऐसा लगता है मुझे तो कि वहाँ भी, ये पूर्वांचल है और पूर्वांचल में
हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती मानी जाती रही है। इसके बावजूद इस इलाके में इस बार पिछली बार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी रिपीट करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं, नीचे हो सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं, क्योंकि अगर हम प्रदीप सिंह की बात माने, मैं फिर से पिछले बार की तरह प्रदीप सिंह का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने ये कहा था कि अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। तो अगर वो चीज़ सही है, तो ये योगी के गढ़ में तो आपको साफ-साफ दिखाई देगा। बाकी जगह भी दिखाई देगा, लेकिन वहाँ तो दिखाई देना ही है। जी। जी। अब हम चलते हैं धीरेन जी के पास में, और धीरेन जी आप कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में बता दें। आप ग्राउंड पे हैं, तो मैं आपको सीटें बता देता हूँ जो मेरी अपेक्षित हैं। तो गोरखपुर तो खैर है ही है, वहाँ तो मार्जिन बता दें। गोरखपुर के अतिरिक्त हम चिल्लू पार के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि विनय कुमार मिश्रा जी जो थे वो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण फेस बन के और पूरे प्रदेश में बताया जाता था, हालांकि अटक गए अपनी ही उस पर। वीरा शंकर तिवारी, मतलब ये हरिशंकर तिवारी जी के बेटे। और उसके अतिरिक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी की फाजिल नगर सीट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कुशीनगर में क्या क्या होगा ये भी हम पता करें। कुशीनगर प्रॉपर में बलिया की सीटों का भी जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। जी। म्यूटेड हैं आप। सबसे पहले तो हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की सीट को देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सीट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीते जाने वाली सीट होनी चाहिए इस पूरे हिस्से में। मैं एक मिनट कुछ सीटें देख रहा था, मेरा नेट एकदम चला गया था। तो वो जो है वहां तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछली बार ही 60,000 से ऊपर की जीत वहां पिछली बार थी, और इस बार वो जीत का अंतर बहुत बढ़ जाने वाला है। जो बाकी तमाम लोग हैं वो 25-30 और से 50,000 के बीच में कम सारे मिलके सिमट जाने वाले हैं। और मैं देख रहा था कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद बहुत ही फैन फॉलोइंग, और वो वाली फैन फॉलोइंग जो हम अक्सर सत्य हिंदी पर देखते हैं, उसके साथ पहुंचा था वहां, और वो कहीं दिख नहीं रहा था। इसके अलावा मैं देख रहा था कि किसी भी तरह उनको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, और वो पूरी सीट जैसे लड़ रही है रिकॉर्ड बनाने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है संजय जी, मैं ऐसी सोच रहा था कि कैसे कास्ट की पॉलिटिक्स चलती है, कि वो जिस सीट पर लड़ रहे हैं योगी, उस पर महज 22 से 25,000 सिर्फ राजपूत या क्षत्रिय वोटर्स हैं। और करहल में जिस सीट को ढूंढा गया उसमें 1,40,000 वो खुद बोलते हैं, लेकिन 1,20,000 से 25,000 यादव वोटर्स हैं। तो ये जीत का अंतर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एक जो लीडरशिप है वो कैसे है। इसके अलावा अंबेडकर में देखेंगे कि अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट भी मुझे लगता है ठीक ठाक सीट है जिस पर नजर रखनी होगी। और जो कटहरी की है वो सीट भी ठीक है। और मुझे लगता है आप पूछ रहे होंगे फाजिल नगर का क्या हाल है। अगर वो पडरौना से लड़ते तो वो बीजेपी से लड़ते तो भी हार जाते, इसीलिए वो फाजिल नगर गए। और फाजिल नगर में वो जिसको बहुत कमजोर मान रहे थे वो अचानक बहुत ताकतवर दिखने लगा। एक और इंटरेस्टिंग हुआ है, जो कांग्रेस में रहते हुए हमको आरपीएन सिंह बहुत कमजोर से दिख रहे थे, और लग रहा था जैसे वो बीजेपी में आते ही अपने साथ जो वोट लाए हैं हर एक सीट पर, वो बड़ा अंतर डालता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो कल केशव प्रसाद मौर्य की सभा थी, हम लोग भी आरपीएन सिंह के साथ, चूंकि जब वो गृह राज्य मंत्री थे हम लोग कवर भी किया करते थे, तो कल बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये ढूंढना पड़ रहा था शुरू में कि शायद मुझे ये पार्टी अडेप्ट करे ना करे, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं कार्यकर्ता मिल रहे हैं। और ये बात जब हमने इंडिपेंडेंट रिपोर्टर से बात किया, जानकारी हासिल की स्थानीय जो 7 सीटें हैं, जो सीटें हैं उन पर उनका एक प्रभाव दिख रहा है। और बजाय इसके कि वो जो जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा कि ये वही वक्त है जब उन्होंने कहा कि ये 85-15 का चुनाव है, यानी 85% ओबीसी का और पिछड़ों का, दलितों का
और बाकी 15% सवर्णों का है। इससे जो वहां अलग लोग छिटक रहे थे वो भी इकट्ठा हो गए। ये रिएक्शन हो गया वहां। जब मैं बार बार पूछ रहा था तो हमने कहा ये सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति शायद वहां हो गई है। और आखिर में उनकी बेटी भी चूंकि जो हमारे यहाँ कहा जाता है सूसू बोल रहे थे तब बार बार, और नहीं बोले एक बार में, तो वो कल बोलते हुए दिखाई दी और उनको आकर अपने पिता के लिए बोलना पड़ गया। ये सारी चीजें नाटक करना पड़ा। माफ कीजिएगा इस तरह का शब्द नहीं, मतलब, लेकिन वो वहां की जनता इसी तरह से उसको देख रही है, क्योंकि राजभर जो कैंडिडेट है कोई भी है वो देखेगा कि आप कोई भी जीतने वाला कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आने वाले के साथ लड़ाई क्यों करेगा। जी जी, मुझे लगता है मेरे नेट में थोड़ा सा दिक्कत है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है आपकी पूरी। हालांकि मैं इस बातचीत के लिए एक बहुत ही सेफ जगह में वाईफाई के साथ बैठा था, लेकिन मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं इस तरह की। आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है पूरी मुझे। जी जी, तो मुझे लगता है कि कुछ सीटें ये हैं, बाकी हम लोगों को उनको भी देखना होगा। जो आगे सीट बस्ती भी इसी इलाके में पड़ेगा, और फिर मुझे लगता है कि कल एक सीट और है जिसको मैं गिनना चाह रहा था। एक मिनट रुकेंगे। देवरिया की एक सीट को मैं देखना चाह रहा था। इसके अलावा बलिया की भी 2-3 सीटें हैं जिन पर हम लोगों को नजर रखनी होगी। एक रामटोला से हो गया, बलिया से भाजपा के आनंद फेफना, एक और वहां सुरेंद्र सिंह, जो टिकट बैरिया से भाजपा के सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा था, वहां सुरेंद्र सिंह काफी जो अलग से लड़ा है वो काफी ताकत से दिख रहा है। जैसे यहाँ कल दो इंटरेस्टिंग चीज है, चूंकि आप बार बार हम लोग टुकड़ों में इकट्ठा कर रहा हूं, कि जो चोरी चोरा सीट है, वो चोरी चोरा सीट एक दूसरी सीट पर भी असर डाल रही है, क्योंकि वहां अजय पाल सिंह जो लड़ रहा है, निषाद पार्टी का जो बेटा है, जो निषाद पार्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि संजय निषाद अपने बेटे को सांसद बनवाते हैं, और वो अपना उनका बेटा फिर अपने बेटे को विधायक लड़वाता है। और इसीलिए, और ये भी इसलिए क्योंकि अभी उनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, उनके समाज में पढ़े लिखे लोग कम हैं, इसीलिए संजय निषाद जी सिर्फ परिवार के पढ़े लिखे लोगों को ताकत देना चाहते हैं। इस बात का काफी यहाँ रिएक्शंस भी दिखता है। ये बात इस बार दिखेगी, हालांकि चूंकि और मुझे और नहीं तुमको ठोर नहीं वाली स्थिति में बीजेपी और वो दोनों एक साथ हैं, जो निषाद पार्टी के तमाम लोग हैं। वहां अगर राजपूत वोट पड़ता है, क्योंकि सवर्ण निषाद के लिए अगर वोट नहीं पड़ता है, तो ये एक मैसेज कन्वर्ट किया जा रहा कि यहाँ जो ग्रामीण की सीट है उस पर फिर जो उनका राजपूत खड़ा होगा हम उसको हरा देंगे। तो ये चीजें आपको छोटे छोटे समीकरण है जो दिखा, लेकिन चोरी चोरा सीट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प होगी, हम लोगों को देखना होगा। क्योंकि बीजेपी के नेता थे अजय पाल, बहुत दिन तक यहाँ इस सीट पर तैयारी की, लेकिन आखिर में वो सीट प्रेशर में निषाद पार्टी को देनी पड़ी। एक और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ तमाम जो लोग हैं उनका ये मानना है कि आएंगे तो योगी, हम किसी को वोट दें, जो मैं लगातार कह रहा हूं। ये किसी से पूछ लीजिए, आपको यही एकदम लाइन मिलेगी कि आएंगे तो योगी जी, हम किसी को वोट दें। लेकिन महिलाओं का आप 10 में से पूछते हैं तो जो 2 नहीं बोलती हैं वो अलग बात है, लेकिन 8 महिलाएं बीजेपी और योगी और बीजेपी, इसके अलावा कोई चीज बोलते हुए नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कल की लड़ाई का ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट होगा कि कल किस तरह से हम लोग वोटिंग पैटर्न देखेंगे। उसके बाद फिर शायद अगले फेज में हम आपको, जब हम लोग बैठेंगे अगले का, जो आपने शायद मुझे लगता है डेट भेज दी है, उस पर फिर देखेंगे। जी वो 5 तारीख को है, अगला 5 तारीख को हम उनका भी है शायद 5वें चरण का विश्लेषण और 6ठे चरण का आगे का विश्लेषण करेंगे। एक सीट पता नहीं है कौन है। जी, तो अब हम चलें अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी आप सर, आपको याद होगा जब मैं 2 महीने पहले आपके साथ पहला ओपिनियन पोल लेके आया था, तो मैंने कहा था कि मुझे पूरब, क्योंकि उस वक्त मैं पूरब भी घूम चुका था और पश्चिम भी घूम चुका था, लेकिन वो एक रैंडम विजिट था, मुझे पूरब उतना कमजोर नजर नहीं आया था जितना कमजोर मीडिया ने बताया था।
एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं सर, हो सकता है पूरी की पूरी सटीक बैठे। बीजेपी इस बचे हुए 117 में से कम से 111 कम हो 50, गया, हाँ 111, 11 में से कम सर 85 सीट जीत सकते। 85 जी। हाँ, तो वो मेरा जो 270 वाला आंकड़ा है वो तो पार है। आपने तो 290 से 305 बताया था आपके ओपिनियन पोल हाँ, में। मैं वही बोल रहा हूं कि तो फिर वो मेरा एग्जैक्ट हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि छठा और सातवां दोनों एक बता रहा हूं, कई कई जगहों पर सर पूर्वांचल में जो माई कॉम्बिनेशन का वोट है वो सर 46, 47, 48% पे पहुंचता है। आजमगढ़, गाजीपुर की मैं बात कर रहा हूं। अब सर बाकी बचे जगहों पे, लेकिन इनका एक्चुअल में टोटल कॉम्बिनेशन जो होता है वो 30% के आसपास। तो बाकी जगहों पे लड़ाई जो है वो पहुंच जाती है लगभग 38-39% वर्सेस 26%, कहीं 22%, कहीं 21%। तो वही जो बता रहे थे सर कि जैसे योगी वाला सीट है, वहां पे लाख से ज्यादा मार्जिन से बीजेपी जीतेगी सर, लेकिन वही सीट नहीं है सर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर कि मैं जब आजमगढ़ में था तो मैंने आपको फोन कॉल पे कहा था कि सर मुझे आश्चर्य हो जा रहा है कि आजमगढ़ में लोग मुझे मिल रहे हैं, और गोरखपुर के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, गोरखपुर में तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीजेपी को बहुजन समाजवादी पार्टी परेशान कर रही है। वहां पे उनका वोट शेयर अच्छा खासा है। समाजवादी पार्टी तो कई जगह नहीं है। अब मैं एक फाजिलपुर के बारे में एडवांस में कह देता हूं सर, कल की वोटिंग का मुझे इंतजार नहीं करना है। फाजिलपुर में चाहे लाख जतन कर ले, दोनों बाप बेटी, ये सीट उनसे नहीं निकल रही। फाजिल नगर है, फाजिलपुर हाँ, नहीं है। तो फाजिल नगर है सर वही। ये जो है ये सीट इनसे नहीं निकल रही है, चाहे वो लाख जतन कर ले। ये बात मैंने आपको 15 दिन पहले भी बोली थी। और अब ढाक के तीन पार्टी तीनों निकले भाजपा को छोड़ के कि कुछ नया सपनों का महल खड़ा करेंगे, हवा महल बनाएंगे, अच्छा लगेगा, मंत्री बनेंगे, कोई डिप्टी सीएम भी अपने आप को सोच रहा होगा। ना तो यहाँ समाजवादी पार्टी की सत्ता आ रही है, क्योंकि अब तो सत्ता में है बीजेपी। अगर पूर्वांचल से, एक हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, कि जो बची हुई 111 सीटें उसमें से सब भी समाजवादी पार्टी जीते, फिर भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, ये स्थिति है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सर उसमें से 80-85 बीजेपी जीते रही, तो आप समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी फिर से वही, मैंने जो बोला था 100 सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही। अब तो क्लियर कट दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी 100 सीट्स नहीं जीत रही है। बाकी तो वोटिंग हो जाएगा उसके बाद बात करें। जी, तो अब इसके साथ अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक बार पुनः आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो मेगा एग्जिट पोल है वो 7 तारीख को, 7 मार्च को, मैं पीछे फरवरी बोल गया था, सुधार कर रहा हूँ, 7 मार्च को 7 बजे होगा। और इसके पहले दिनांक 5 को भी 7 बजे हम 7वें चरण का विश्लेषण और छठे चरण का, मतलब 7वें चरण का पूर्वानुमान और छठे चरण का विश्लेषण करेंगे। आशीष तिवारी जी कह रहे हैं, नजीब जंग ऑन द वायर सेड दैट ही इज 100% श्योर अबाउट बीजेपी लूजिंग द यूपी इलेक्शन। योर रिएक्शन? इसमें हमें प्रतिक्रिया क्या देनी है? व्हाट रिएक्शन वी हैव टू गिव? देयर इज नो कमाल रिएक्शन, की बात कर वी रहे आर हैं। टेलिंग यू व्हाट वी नो, सो दैट इज द रिएक्शन। नेक्स्ट। फनी जी कह रहे हैं, अप्रिशिएट योर एनालिसिस, थैंक यू जी, धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव, झांसी, बबीना, रायबरेली, ऊंचाहार प्लीज बताएं सर। ये तो सब बता चुके हैं ऑलरेडी। रायबरेली, ऊंचाहार, झांसी, बबीना, ये तो तीनों जो हैं वो हमारे तीनों पैनलिस्ट बीजेपी को दे चुके। नेक्स्ट। अगला प्रश्न प्रणय प्रसून जी कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी सेज Brahmin Kurmi vote split, is it true? He says only 6-7 phase will decide who forms government with 190-200 seats. I was shocked.
अब ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, या नाई नाई बाल कितने, ये सारी कहावतें आपको सुना देता हूँ। इन्हीं कहावतों के अनुसार हम देखेंगे आगे चल के। अब तो प्रदीप मार्च आ गया, बस 2-4 दिन बाकी पड़े हैं, सभी को पता लग जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो अभी जो 1.5-2 दशक पहले एक तौर तरीका होता था विश्लेषण का, उन तौर तरीकों से चलते हैं कि ब्राह्मण किसके साथ हैं, वैश्य किसके साथ हैं, राजपूत किसके साथ हैं, जाट किसके साथ हैं, और यादव जी कहाँ हैं, फलाने जी कहाँ है, ढिमकाने जी कहाँ है। अब ये सारे बैरियर टूट चुके हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2013-14 के बाद तो 100% टूट चुके हैं। ये एक सब बात मैं कहना चाहता हूँ इस स्प्लिट पे सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। जी जी। चुनाव जब शुरू नहीं हुआ था, पहला फेज जब जा रहे थे, सभी बड़े पत्रकारों ने हमसे क्या कहा, भाई साहब जाट वोटरों ने तो एकदम जो है आरएलडी और समाजवादी पार्टी को छोड़ के किसी को वोट देना नहीं। वोट हो गया, हमने बात की अपने ही जाट भाइयों से, आउटकम क्या है, जितना बीजेपी को 2017 में, 14 में या 19 में मिला था, उससे ज्यादा जाट भाइयों ने वोट किया है, कम नहीं किया। तो स्प्लिट का है कि अब 100% तो कहीं नहीं है, कई जगह पे जैसे बात हो रही थी तो वोट बढ़ता है, ऐसा नहीं है, कुर्मी का भी तो वोट देखिए, बढ़ेगा। ये स्प्लिट की बात करते हैं तो मुस्लिम वोट भी स्प्लिट होगा, क्योंकि 100% तो नहीं पड़ेगा। ये एक तरफा तब मानते हैं जब 70% से ऊपर जाए तो उसको एक तरफा मानते हैं। संजय सर, मैंने एक बात मतलब ऑफिशियली बोलनी नहीं चाहिए चैनल पे बोली, लेकिन जिसने जिसने करोड़ों रुपए दे करके टिकट खरीदा, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं बोल रहा हूं, क्या उसके जेब में 5-7 हजार मुस्लिम वोट नहीं होंगे? और जिस पार्टी ने 42 मुसलमानों को टिकट दिया होगा और जिन्होंने करोड़ों रुपए से टिकट खरीदे होंगे, क्या उनकी हैसियत यह भी नहीं है कि वो हर सीट पे 5,000 मुस्लिम वोट अपने पास रखे होंगे? ये तो 10 तारीख को बात करेंगे, इस फैक्टर पे भी सोचना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और वैसे भी जो समाज बसपा जो कह रही है, वो मैं आपको बताता हूँ, बसपा कह रही है कि जो ये 19.5% या 20% जो वोट है, 20% में हमको तो 2% मिला था 2017 में, और जब हम जीते थे तब भी हमको 6% ही मिला था। ये वो उनके लोग कह रहे हैं ये। और नहीं सर, सारी मुस्लिम वोट की बात छोड़ दीजिए, तब भी हमको 6% ही मिला था। तो मिथ जो मिथ ब्रेक कर रहा हूं सर, 2019 में मुस्लिम वोट, एक भी मुस्लिम वोट किस पार्टी को मिला था? कांग्रेस को तो गया ही नहीं होगा। 100%, लगभग 100% ही माना जाएगा। अब 2019 से क्या अलग 10-15% मुस्लिम वोट लेके आके बीजेपी को हराएंगे? वोट थोड़ी ना बढ़ रहा है। 2% मतलब उनका 10% से ज्यादा, और 10 मैक्सिमम यदि बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है मुस्लिम का, तो लगभग 30% मिला है। बाकी 2007 में तो कांग्रेस को गया था इनका वोट। सही बात। कांग्रेस का क्या हाल हुआ तो सबने देखा था। नेक्स्ट। मनीष जी, सर आप आदरणीय यूपी का विश्लेषण कर ही रहे हैं, मैं गुजरात का करता हूं। साल के अंत में चुनाव है, बीजेपी 135 सीट, क्योंकि वाया कोर्ट 3 दर्जन शांति दूतों को जन्नत का टिकट मिला है। कांग्रेस को वोट दोगे तो इनको रिहा कर देगी, ये बीजेपी का चुनाव का मुद्दा होगा। चलिए जी, देखते हैं, अभी तो गुजरात भी होगा इस साल के अंत में ही होगा। इस बार तो गुजरात में लंबा टूर होगा मेरा। I am from Telangana. I can't comment on what's happening in UP. If BJP wins, I will invite you all to my home in Hyderabad and felicitate you. I am sharing all your analysis with my friends here in our vernacular language, Telugu. Thank you, Kalan Ramji. Thank you so much. Yes, Raghunath, don't agree with Omkarji's calculation. I don't think Ayodhya BJP is losing. Forget percentage. If you take absolute numbers, this time Ayodhya has polled 14,000 votes more than 2017. And the final number is still trickling in. चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर सर. We hope your analysis turns out to be correct. We'll only be too happy to be proved wrong. इसी के साथ हमारे प्रश्न पूर्ण होते हैं और ये सेशन पूर्ण होता है। आप सभी महानुभावों को, वीरेंद्र जी को, ओंकार जी को और अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम आगे की जो दिनांक हैं वो याद रखें। 5 को 7 बजे, फिर 7 को मेगा एग्जिट पोल होगा, और हाँ 10 को 7 बजे पूरे परिणामों का विश्लेषण भी होगा। ये 3 दिनांक। और सर एक और बात, 10 को मैं 7 बजे से अपने चैनल पे सुबह से एनालिसिस दूंगा। मेरे पास लंबा चौड़ा, मेरे पास भी पैनल होने वाला है। तो मैं जयपुर डायलॉग्स के भी दर्शकों को सोच रहा हूँ बता दूं कि आज तक कभी हुआ नहीं कि यूट्यूब में, हो सकता है जयपुर डायलॉग्स पे भी हम करेंगे ये शो। दिन में तो फ्री रहूंगा ना। हाँ, तो वही करेंगे, वो पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि असली मजा हमें 10 तारीख को लेना है सर। मैं जानता हूँ, देखिए मैंने जब ये बात कही थी असत्य हिंदी वालों के लिए, तो मैं जानता था मैं क्या कह रहा हूँ। असली मजे मैं 10 तारीख को लूंगा उनसे, और लाइव। बिल्कुल ठीक है, लाइव मजा लेने में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार।